तो हेलो गाइस, जैसे कि मैंने बात की थी कि हम करने जा रहे हैं एक वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट का कंप्लीट कोर्स। तो आज हम बेसिक्स से शुरू करेंगे कि कैसे हम एक वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं, कैसे एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं। तो गाइस, हमें इस चीज़ के लिए सबसे पहले कुछ थोड़ा सा रोड मैप देखना पड़ेगा कि हमने कौन कौन सी चीज़ें वेब डेवलपमेंट या वेब डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट में हमने लर्न करनी है, कौन कौन सी चीज़ों को सीखना है। तो मैं सबसे पहले ना कुछ ओवरव्यू आपको देता जाता हूँ कि वेब डिज़ाइनिंग में हमारे पास क्या होता है। हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है वेब डिज़ाइनिंग और एक होती है वेब डेवलपमेंट। मैं एक मिनट इसका तो फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो एक होती है वेब डिज़ाइनिंग और एक होती है वेब डेवलपमेंट। तो हमने देखना है कि वेब डिज़ाइनिंग में हम क्या क्या चीज़ सीखते हैं। वेब डिज़ाइनिंग में जो सबसे पहले बेसिक पे हम चीज़ देखते हैं वो देखते हैं HTML। HTML एक लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज है, जिससे हम क्या करते हैं, एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं। HTML एक ऐसी स्ट्रक्चर मार्कअप लैंग्वेज है जिससे हम सिर्फ एक कोई भी स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं किसी भी वेबसाइट का। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हरगिज़ नहीं कहना, क्योंकि HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। कोई आप HTML से नासा हैक नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद हम फ्रंट एंड में सीखते हैं CSS। CSS क्या होती है? अब देखें, HTML से हमने एक स्ट्रक्चर बिल्ड किया है, लेकिन उस स्ट्रक्चर को हमने कुछ स्टाइलिंग करनी है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS को स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो इसमें हम CSS में ये चीज़ देखते हैं कि हमने कैसे अपनी वेबसाइट को स्टाइल करना है, कैसे अपनी वेबसाइट को लेके चलना है, उसका कैसे एक एक चीज़ को सेट करना है कि ये हमारी नैव बार, ये हमारा सेक्शन, ये अबाउट सेक्शन, ये किस किस जगह पे सेट हो, उसको हमने अपने तरीके से स्टाइल करना है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। बाकी हम ये चीज़ें डिटेल से एक एक चीज़ इसको देखेंगे। आप अभी परेशान हो, आपको भी ये सारी चीज़ें नहीं लग रही होंगी कि ये कोई आसमानी बात है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ये चीज़ डिटेल से एक एक चीज़ देखेंगे और ये बहुत ईजी है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ईजीली सीख जाओगे, ठीक है। उसके बाद आ जाती है जावास्क्रिप्ट। देखिए, जावास्क्रिप्ट हम भी फ्रंट एंड के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या चीज़ देखते हैं, इसमें हम कुछ फंक्शनैलिटीज़ ऐड कर देते हैं, मीन्स के फ्रंट एंड्स की फंक्शनैलिटी, जैसे कि ऑन क्लिक, कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ क्या कहते हैं और चीज़ें हो सकती हैं हमारे पास, जिस तरह हम डॉम मैनिपुलेशन वगैरह सारी चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट में आपको देखेंगे तो डिटेल से बताएंगे कि जावास्क्रिप्ट में हम क्या क्या चीज़ें करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें परफॉर्म करने जा रहे हैं। और एक और बात कि जावास्क्रिप्ट जो है वो एक स्क्रिप्टेड लैंग्वेज भी है और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, ठीक है। तो फर्दर मैं आपको आगे नेक्स्ट चल के जावास्क्रिप्ट का जब हम लेक्चर करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसके फ्रंट एंड में आगे आप पे है, आप इसको कोई फ्रेमवर्क करना चाहते हैं, कोई लाइब्रेरी सीखना चाहते हैं, जेक्यूरी, बूटस्ट्रैप, रिएक्ट, एंगुलर, एनीथिंग जो आपको पसंद हो जावास्क्रिप्ट की, वो आप सीख लें तो आपके लिए बेहतर रहेगी। बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी नहीं है, सॉरी। बूटस्ट्रैप भी एक ऐसी कोई फ्रेमवर्क है जिस तरह, या लाइब्रेरी हम कह सकते हैं, जिसे हम यूज़ करते हैं CSS की जगह, जिसमें हमारे पास बिल्ड इन क्लासेस होती हैं। हमें बहुत ज़्यादा CSS लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो अच्छी है, मैं भी रिकमेंड करता हूँ कि सीखनी चाहिए, लेकिन CSS भी आपको आनी चाहिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को आपने CSS के थ्रू बिल्ड करना है। तो बूटस्ट्रैप एक बात की चीज़ है। फिलहाल हम अभी इसे अपने कोर्स से रिमूव करते हैं, क्योंकि हमने जो चीज़ें करनी है हम फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर फोकस करते हैं। तो फ्रंट एंड के लिए हमारे पास ये चीज़ होगी डिज़ाइन, वेब डिज़ाइनिंग के। अब हम वेब डेवलपमेंट में आते हैं कि वेब डेवलपमेंट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। वेब डेवलपमेंट मतलब कि हमने बैक एंड में कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है। हमने वेबसाइट डिज़ाइन तो कर लिया, उसको डेवलप करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें लेके चलनी हैं। तो उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ लैंग्वेज होती हैं, PHP है, उसके बाद क्या कहते हैं, Node.js है, सॉरी Node.js है, पाइथन है, उसके बाद क्या कहते हैं हमारे पास डॉट नेट है, डॉट नेट, हाँ डॉट नेट आप कर सकते हो। मुख्तलिफ है, मतलब कि आपके पास ना बहुत ज़्यादा आपके पास साथ में लैंग्वेज हैं। अब जो आपका दिल करे आप वो करना चाहें। फिर आगे लारा वेल एक्सेट्रा सारी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है, जो आप करना चाहें बैकएंड में। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेटाबेस।
डेटाबेस में हमने क्या क्या चीज़ें करना है। देखिए डेटाबेस दो तरह के होते हैं, एक होता है SQL, एक होता है NoSQL। ठीक है, जिस तरह आप देखें, आपने नॉर्मल शायद पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, तो हमने एक डेटाबेस देखा था जिसमें हम कह रहे थे हम MySQL यूज़ करते हैं, हम क्यूरीज करते हैं, डाटा वगैरह स्टोर करते हैं। ठीक है, एक SQL होता है, एक NoSQL होता है। NoSQL में भी कुछ डेटाबेस आ सकते हैं, जिस तरह MongoDB वगैरह आ गए। ठीक है, और SQL में हम कह सकते हैं MySQL आ गया, या इस तरह का कोई भी डेटाबेस आ गया। ठीक है, तो डेटाबेस आपके दो तरह के होते हैं, मतलब कि अब मैं दो तरह के वो दो बता रहा हूँ कि कौन कौन से हमने देखने हैं इसमें। ठीक है, एक MySQL और एक है MongoDB। ठीक, ये हमारे पास एक ओवरव्यू हो गया था चीज़ों का कि ये चीज़ें हैं। ठीक, अब हमने अपने इस कोर्स में कौन कौन सी चीज़ों को लर्न करना है। फ्रंट एंड में तो हम ये 3 लैंग्वेज को लेके चलेंगे। ठीक है, बैक एंड के लिए हम और किसी लैंग्वेज को नहीं छेड़ेंगे, हम करेंगे Node.js। तो अब आप लोग पूछेंगे कि Node.js करने की वजह हम PHP या और कोई लैंग्वेज क्यों नहीं कर रहे। तो आपकी आसानी के लिए मैं ये बात आपको बताता चलूँ कि जावास्क्रिप्ट हमने ऑलरेडी फ्रंट एंड के लिए सीखी है, तो बैक एंड के लिए हमें Node.js सीखने में ज़्यादा मुश्किलात नहीं होंगी, क्योंकि Node.js भी एक लाइब्रेरी है। एक लाइब्रेरी है किसकी? जावास्क्रिप्ट की। एक फ्रेमवर्क भी इसको कह सकते हैं। बहरहाल मुझे इसके बारे में इतना पता नहीं है कि ये फ्रेमवर्क है या नहीं है, लेकिन एक लाइब्रेरी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम Node.js यूज़ करेंगे क्योंकि जावास्क्रिप्ट आपने ऑलरेडी की हुई है, तो Node.js आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। आपको एक नई लैंग्वेज पे ट्रांसफ़र नहीं होना पड़ेगा कि आप एक अलग से नई लैंग्वेज सीखें, PHP, .NET, पाइथन, या कोई एक नई लैंग्वेज सीखें, उसका बेसिक सीखें और फिर इस पे आएँ। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि Node.js आपके लिए बहुत बेहतर है। क्यों? जावास्क्रिप्ट आपने अच्छे से की होगी, फिर जब Node.js पे जाएंगे तो आपको मुश्किलात नहीं होंगी। और MongoDB इसलिए करता हूँ कि MongoDB आसान है। MongoDB मेरे ख्याल से आसान है। तो बाकी फ़र्दर जब हम ये चीज़ करेंगे तो आप लोगों को स्टेप वाइज चीज़ों की समझ लग जाएगी कि हमने कैसे कैसे लेके चलना है चीज़ों को, और फिर हम इंशाल्लाह साथ साथ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स भी बिल्ड करेंगे। तो ये हमारे एक इंट्रो था आज के, मतलब कि वेबसाइट के पहले का, कि वेबसाइट में हमने कौन कौन सी चीज़ें देखनी है और कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़नी है, किस चीज़ को लेके चलना है, क्या चीज़ें करनी है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी एक वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आएगी। नेक्स्ट वीडियो देखिएगा लाजमी, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कोई आईडीज़ के बारे में बात करेंगे, कि कौन विजुअल स्टूडियो के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी एक्सटेंशंस हमें चाहिए होंगी, और फर्दर विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में हम ना थोड़ी सी डिटेल्स के बारे में आपको बताएंगे। तो प्रोटेक्ट सॉल्यूशंस के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।